बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। खबरें आप रोज़ सुनते हैं, तजिए भी आपको रोज़ सुनवाए जाते हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बादशाह था, उसकी औलाद नहीं थी। उसको हर वक्त ये फिक्र लगी रहती कि उसके मरने के बाद उसके तख्त का वारिस कौन होगा। बहुत इलाज मुआवजा भी कराया उसने, और कोई दमशम जो करवाते हैं वो भी कराया। फिर उसने नजूमियों की तरफ रुजू कर लिया। पूरे मुल्क से नजूमी इकट्ठे किए गए। तमाम लोगों ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। एक बहुत बुजुर्ग सा नजूमी था, उसको भी बुलाया गया। उसने जब बादशाह का जायचा बनाया, उसके हाथों की लकीरें देखी, उसकी बेगम के हाथों की लकीरें देखी, उसके बेगम के का जायचा बनाया, तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके मुकद्दर में एक बेटा है, लेकिन दुआ भी करें और कोशिश भी करें कि वो बेटा इस दुनिया में ना आए। नजूमी की ये बात सुन के बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये आपने क्या बात की है कि मेरे मुकद्दर में एक बेटा है और आप कह रहे हैं कि दुआ करें और कोशिश भी करें कि वो बेटा इस दुनिया में ना आए। तो इस सारी बात के पीछे क्या फलसफा है? नजूमी ने कहा कि मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो बेटा इस दुनिया में पैदा हो गया, आपके घर में, इस दुनिया में आ गया, तो वो सबसे पहले आपको कत्ल कर देगा और फिर आपकी बीवी से, यानी अपनी माँ से, निकाह कर लेगा। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो पहले से ज्यादा फिक्रमंद हो गया, परेशान हो गया बादशाह, और उसने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया कि वो बे औलाद मरेगा। अब नजूमी की ये बातें मलका भी सुन रही थी। उमूमी तौर पे जो मर्द होते हैं वो जब एक फैसला कर लेते हैं तो उसके ऊपर कायम रहते हैं, लेकिन खवातीन का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। और जब खवातीन को पता चल जाए कि फलां चीज़ मेरी है या फलां चीज़ मेरी होने वाली है, तो वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो उस चीज़ से दस्तबरदार हो जाए। मलका ने जब नजूमी की ये बात सुनी कि उसके मुकद्दर में एक बेटा है, तो बस उसने यहीं तक बात सुनी। अगली बात जो थी कि दुआ करें और कोशिश करें कि वो बेटा आपके घर ना हो, मलका ने ये बात सुनी अनसुनी कर दी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मलका जो है वो हामला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई मलका। कुछ दिन गुजरे, बादशाह को पता चला कि मेरी जो एलिया है वो हामला हो चुकी है, बच्चे को जन्म देने वाली है मेरी बीवी। तो बादशाह को नजूमी की बात याद आ गई। उसने कहा कि ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। मलका ने उसको बताया कि अब ये बच्चा हर हाल में दुनिया में आएगा, क्योंकि इसको दुनिया में ना लाने का जो वक्त था वो बीत चुका है। हाँ, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो ही ये बच्चा पैदा होगा हम इसको मरवा देंगे। बादशाह मान गया। वक्त गुजरा, बच्चा पैदा हो गया, और फिर वादे के मुताबिक बादशाह ने मलका को याद दिलाया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और उसको कहा कि इस बच्चे को खत्म कर दिया जाए। बच्चा बादशाह के हवाले कर दिया, जल्लाद के हवाले कर दिया गया, और जल्लाद उसको लेके जब जा रहा था कत्लगाह की तरफ, तो उसके पीछे मलका पहुंच गई। मलका ने उस जल्लाद को एतमाद में लिया और उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें पैसे देती रहूंगी, तुम्हें मालो मता देती रहूंगी। तुमने मेरा ये काम करना है कि इस बच्चे को कत्ल करने की बजाय तुम इस बच्चे को अपने पास रखो। मेरे लिए ये इत्मीनान का बायस होगा कि मेरे पास अगर नहीं भी है तो मेरा बच्चा जिंदा है। जल्लाद के साथ उसकी डील फाइनल हो गई। फिर मामला शुरू हो गया। मलका जो है वो तयशुदा वक्त के मुताबिक जल्लाद के पास जाती, उसको खासी रकम देती, वापस आ जाती, फिर जाती, रकम देती, बच्चे से प्यार करती, और ये सिलसिला चलता रहा। और होते होते वो बच्चा बड़ा हो गया, तो 4 5 6 7 8 साल का हो गया वो बच्चा। एक दिन मलका मामूल के मुताबिक उस जल्लाद को पैसे देने गई। जब उसके घर पहुंची तो बच्चा वहां पे नहीं था। मलका ने जल्लाद से पूछा, वो बच्चा कहाँ है? तो जल्लाद ने कहा कि मैं घर पे नहीं था और कुछ लोग उसको उठा कर ले गए हैं, बच्चे को।
حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت یہ تھی کہ اس ریاست کے ساتھ والی ایک ریاست تھی، وہاں پہ کوئی بے اولاد شخص تھا اور اس کو بچے کی تلاش تھی۔ اس جلاد نے زیادہ پیسوں کے عوض ملکہ کا بچہ اس شخص کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ملکہ روئی دھوئی، کوئی لام تان بھی کی جلاد کو، لیکن اس کا وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ بادشاہ کے کاغذوں میں وہ بچہ بہت پہلے مر چکا تھا۔ اب یہ جو بادشاہ ہے، اس کہانی میں جو بادشاہ ہے، اس کے ملک میں ایک بلا کی آمد کی اطلاعات جو ہیں وہ پھیل گئی کہ ہر روز رات کو ایک بلا آتی ہے اور وہ 2-3-4 لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ لوگ بڑے پریشان تھے، کبھی اس علاقے سے خبر آ رہی، کبھی اس سے آ رہی، کبھی اس علاقے سے خبر آ رہی، اور اپنا وہ بلا کے قصے مشہور ہونے لگے، لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ ایون جو بادشاہ ہے وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے یہ طے کیا کہ وہ خود اس بلا کا مقابلہ کرے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ بادشاہ جو ہے وہ تلوار لے کے نکلا اور بلا کی تلاش میں نکلا۔ اس طرف سے اس کا وہ بچہ جس کو اس نے بچپن میں مروا دیا تھا، اب وہ بچہ جوان ہو چکا تھا۔ وہ بچہ ساتھ والی ریاست سے اپنے کسی کام سے یا معمول کے مطابق وہ بھی نکلا۔ ان دونوں کی ملاقات، جو کہ حقیقت میں باپ اور بیٹا ہے، ان کی ملاقات ایک پل پہ ہو جاتی ہے۔ پل اتنا چھوٹا ہے کہ اس پل پر سے ایک وقت میں ایک شخص گزر سکتا ہے۔ بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ اسے پل سے گزرنا چاہیے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جبکہ اس نوجوان کا، جو نوجوان اس کا حقیقی بیٹا ہے اور بچپن میں بادشاہ نے اپنے طور پہ اس کو قتل کرا دیا تھا، لیکن خون تو بادشاہ ہی کا تھا اس میں۔ اس کی یہ ضد تھی کہ میں پہلے پل کے اوپر میں نے قدم رکھا، میں نے پہلے پل سے گزرنا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ طے یہ پایا کہ فیصلہ تلوار کرے گی۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں، جو جیت گیا وہ پل سے گزرے گا۔ اب بادشاہ کا اور اس کے حقیقی بیٹے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھاپا ہار گیا، جوانی جیت کے اس لڑکے نے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نجومی کی پہلی بات پوری ہو گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو، اگر یہ پیدا ہو گیا تو تمہیں قتل کر دے گا اور تمہاری بیوی یعنی اپنی ماں سے نکاح کر لے گا۔ اب وہ لڑکا جب بادشاہ کو قتل کر کے پل سے گزر کے آگے بڑھا تو آگے اسی بلا اس کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ اس لڑکے نے تلوار کے جوہر دکھائے اور اس بلا کو مار دیا۔ لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ بھی مر گیا اور بلا بھی مر گئی، اور جس نے مارا وہ یہ لڑکا ہے۔ لوگوں کو بادشاہ کی موت کا غم بھول گیا اور انہوں نے جشن منایا کہ کم سے کم اس بلا سے ہماری جان تو چھوٹی۔ لوگوں نے بحیثیت قوم اس لڑکے کو کہا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے نجات دہندہ ہیں، آپ سے بہتر کوئی ہمارا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تقدیر نے اس لڑکے کو اپنے ہی باپ کے تخت پہ لا کے بٹھا دیا۔ اب اس نے اپنی کابینہ میں شروع میں تبدیلیاں کی، کسی کو وزیر لگایا، کسی کو مشیر لگایا، کسی کو کچھ لگایا، کسی کو کچھ لگایا۔ جب امور حکومت جو ہے، امور سلطنت نپٹانے کے لیے اس نے حکومت سازی کا عمل مکمل کر لیا تو اس کی نظر پڑی محل کے اندر۔ محل کے اندر جب نظر پڑی تو ایک قدرے زیادہ عمر کی لیکن انتہائی خوبصورت عورت اس کو نظر آئی، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ ملکہ تھی، جس بادشاہ کو تم نے قتل کیا یہ اس کی بیوی تھی۔ اب یہ جو اب نیا بادشاہ بن چکا تھا، اس نے ملکہ سے ملاقات کی اور اس کو 2 آپشن دیے۔ اس کو کہا کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو یہ جو میرا محل ہے اس کو چھوڑ کے چلی جاؤ یا مجھ سے نکاح کر لو، تیسری ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ تم اس محل میں رہ سکو۔
मलका ने सोचा कि मैंने सारी जिंदगी महलों में गुजारी है, मलका बन के मैं रही हूँ, तो इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगी। उसने नए बादशाह का दूसरा ऑप्शन जो है वो कबूल कर लिया और इस लड़के से, इस नए बादशाह से निकाह कर लिया। निकाह का होना था कि पूरे मुल्क में बदबू फैल गई। गलियों में, बाजारों में, सड़कों में, मोहल्लों में, घरों में, होटल्स में, पार्क्स में, जहां कहीं भी कोई लोग जाते, उनको एक ऐसी बदबू जो है वो महसूस होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। लोग सांस नहीं ले सकते थे। बीमारियां फैलने लगी इस बदबू से, लोग बीमारियों से मरने लगे। यहां तक हो गया कि इस बीमारियों का अपना इस बदबू का असर उस रियासत के खेतों तक जा पहुंचा। फसलें तबाह हो गई, कहत पड़ने लग गया। ये बड़ा परेशान हुआ बादशाह, ये क्या हुआ, अचानक से ये सारा मामला कैसे हो गया। बहुत से लोगों को बुलाया फिर गया, डॉक्टर से रजू किया गया, बड़े समझदार और सियाने लोग जो हैं उनसे राब्ता किया गया, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार किसी ने कहा कि वो एक जमाने में एक बंदा था जो कि सितारों का हाल जानता था, अगर वो है तो उसका पता करें, शायद उसको कुछ पता हो। बादशाह ने अपने लोग भिजवाए। वो बंदा जिंदा था लेकिन आंखों से अंधा हो चुका था। उसको कहा कि बादशाह ने तुम्हें तलब किया है। उसने आने से इनकार कर दिया। बादशाह के लोगों ने आके बादशाह को बताया कि वो शख्स जिंदा तो है लेकिन आना नहीं चाहता। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने फौजी भेजे और कहा जबरदस्ती उसको उठा के लाओ, यहाँ मेरा मुल्क मर रहा है, मेरा मुल्क डूब रहा है, लोग मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, कहत पड़ चुका है, अजाब आया हुआ है, और उसके पास अगर इसकी वजह मालूम करने का कोई इल्म है तो वो आ क्यों नहीं रहा। खैर सिपाही गए, उसको जबरदस्ती ले आए। बादशाह का दरबार लगा हुआ था, बादशाह बैठा हुआ था, उसके वज़रा बैठे हुए थे और जोमा बैठे हुए थे, और उसी दरबार में पर्दे के पीछे वो मलका भी बैठी हुई थी। बादशाह नजूमी से गोया हुआ कि तुम क्यों नहीं आ रहे थे, तुम्हें पता है कि हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, और अगर तुम इस मुश्किल से निकलने की कोई वजह बता सकते हो तो तुम्हारे ना आने का सबब क्या है। उस नजूमी ने कहा कि बिलाशुबा मेरे पास इस मुश्किल से निकलने की सूरत है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो मैं कहूंगा। बादशाह ने कहा आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, और मुझे पहले ये बताओ कि ये जो बदबू वाला मामला है ये सारा मामला है क्या। उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने भी बादशाह मुझे बुलाया था, और फिर नजूमी ने वो सारी कहानी सुना दी कि मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि एक बच्चा तुम्हारे मुकद्दर में है, लेकिन दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि वो इस दुनिया में ना आए। अगर आ गया तो वो तुम्हें मार देगा और तुम्हारी बीवी यानी अपनी माँ से निकाह कर लेगा। नजूमी ने उससे कहा कि ये जिस बंदे को तुम मार के आए हो पुल पे, वो तुम्हारा बाप था, और जिस औरत को तुमने अब निकाह में रखा हुआ है वो तुम्हारी सगी माँ है। और ये जो बदबू फैली हुई है इसकी वजह यह है कि जब हुक्मरान, जब अशराफिया, जब रूलर्स कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, तो उसकी सजा सिर्फ हुक्मरानों को नहीं मिलती, उसकी सजा पूरी रयाया को मिलती है। उनके बुरे अमाल का असर पूरे मुल्क पे होता है, पूरी बस्तियों की बस्तियां जो है वो उजड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, पर्दे के पीछे मलका जो बैठी हुई थी उसने ये बात सुनी। जो ही उसने ये बात सुनी तो कहते हैं कि उसने अपनी उंगली में पड़ी हुई जो अंगूठी है उसका हीरा चाट के जान दे दी, या किसी और तरीके से जान दे दी। जो ही बादशाह को इसके मरने की खबर मिली और बादशाह दौड़ा हुआ वहां पे गया और देखा कि वो मलका मरी हुई थी। बादशाह अफसोसगी के आलम में था, पछतावे के आलम में था। बादशाह तो पछता रहा था, लेकिन जो ही मलका की मौत हुई, यह निकाह टूटा, तो पूरे मुल्क से वो बदबू खत्म हो गई, वो बीमारियां खत्म हो गई, और वो कहत का जो मामला था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। नाज़रीन इकराम, ये कहानी सुनाने का आपको मकसद ये है कि आज पाकिस्तान की आवाम जिस
मुश्किल से दो चार हैं। पूरा मुल्क एक अजाब में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा है। कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं कर रहा, कोई मुल्क पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा, कोई बैनुल अक़वामी इदारा पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा। पाकिस्तान के पास 6.7 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। इसमें से भी 6 अरब से ज्यादा के ज़खायर ऐसे हैं जिनको हम खर्च नहीं कर सकते। पाकिस्तान में दवाइयां बनाने के लिए खाम माल खरीदने के पैसे नहीं हैं, और जो मुआशी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। लोगों ने 3 वक्त से 2 वक्त और 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी कर दी है, और वो भी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में आटा 140 रुपए किलो हो चुका है, दूध 190 रुपए किलो हो चुका है, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें गिर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल 225 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है। और हमारे हुक्मरान हैं कि इनके गैर मुल्की दौरे ही कम नहीं हो रहे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो 14 से लेके 21 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो दीगर हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया है, वो सारे के सारे गैर मुल्की दौरों पे हैं। तो सोचने की बात यह है कि कहीं हुक्मरानों से कोई ऐसा जुर्म तो नहीं हो गया, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हो गया, कोई ऐसा अमल तो नहीं हो गया जिसकी हम सब सजा भुगत रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अलग